इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अग्नाशय ग्रंथि जो होती है उसके जो संरचना है उसके बारे में। और आपको ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि अग्नाशय ग्रंथि की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, है ना। तो हमको पता है कि अग्नाशय ग्रंथि जो है वो क्या है, पत्ती के आकार की संरचना है। ये इस तरीके से, ये देखिए एक पत्ती के समान संरचना है जो कि कहाँ पाई जाती है, अमाशय और ग्रहणी के बीच के अंदर। ग्रहणी का जो यू आकार होता है इस तरीके से उसके बीच में हमको देखने को मिलती है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो अब इसकी हम आंतरिक संरचना की अगर हम बात करते हैं तो आंतरिक संरचना में देखो, ये इसकी आंतरिक संरचना का डायग्राम है। आंतरिक संरचना के अंदर जो है हम लोग अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं ना, तो ये जो है इसकी लंबाई 6 से 8 इंच लंबी है। कितनी लंबी है? 6 से 8 इंच लंबी है। और अगर हम इसकी लीफ जैसे स्ट्रक्चर को देखो तो ये यूं महसूस होती है, लाइक यू के समान ये संरचना है ना। अब इसके अंदर एक जो ग्रुप है जिसको हम लैंगरहैंस की आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, जिसको कहा जाता है लैंगरहैंस द्वीप। क्या कहा जाता है? लैंगरहैंस द्वीप कहा जाता है, ठीक है। अब इस लैंगरहैंस द्वीप के अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे कि अल्फा और बीटा, ये दो कोशिकाएं दे रखी है। तो ये लैंगरहैंस, अगर आपको पूछा जाए कि लैंगरहैंस का निर्माण किससे हुआ है, तो लैंगरहैंस जो है उसका निर्माण हुआ है अल्फा, बीटा और डेल्टा, इन 3 कोशिकाओं से मिलकर। डेल्टा का काम अभी आपका नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है अल्फा और बीटा। डेल्टा के बारे में आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो लैंगरहैंस जो द्वीप है उसका निर्माण अल्फा, बीटा और डेल्टा कोशिकाओं से होता है। अब अल्फा और बीटा जो कोशिकाएं हैं वो करती क्या है ना। तो अल्फा कोशिका जो है एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है ग्लूकेगॉन। कौन सा हार्मोन? ये ग्लूकेगॉन का क्या करती है? निर्माण करती है। कौन सी? अल्फा कोशिकाएं, ठीक। उसके बाद है बीटा कोशिकाएं। बीटा जो है वेरी इंपॉर्टेंट, इंसुलिन, इसकी कमी से हम लोग जानते हैं कि कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से हमें डायबिटीज़ होता है। तो इंसुलिन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? बीटा कोशिकाओं को। तो ये जो है हमारी किसकी संरचना हुई? अग्नाशय ग्रंथि की संरचना हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर अल्फा के द्वारा ग्लूकेगॉन रिलीज हो रहा है और बीटा के द्वारा कौन सा रिलीज हो रहा है? इंसुलिन हार्मोन। तो इनके द्वारा ये इंसुलिन और जो है जो ग्लूकेगॉन है उनका काम क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो इंसुलिन का क्या काम है। इंसुलिन जो है, इंसुलिन का काम पूछ सकता है आपको और ग्लूकेगॉन का काम पूछ सकता है। तो इंसुलिन रक्त में उपस्थित शर्करा, हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज किसका उदाहरण है? शर्करा का। तो इस शर्करा को जो हम भोजन के माध्यम से ले रहे हैं उसको इंसुलिन किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में। ज़रूरी भी है कि जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है उतनी मात्रा का ग्लूकोज तो हमारा शरीर रक्त में मिक्स करके उसको यूज़ करेगा, जितनी ग्लूकोज की आवश्यकता है ऊर्जा के लिए। यानी ग्लूकोज टूटेगा और क्या बना लेगा? एटीपी बना लेगा, है ना। एटीपी ऊर्जा का फॉर्म होती है, तो एटीपी बना लेगा। लेकिन जो जितना हमने खाया है उतना हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं होती, उससे जो एक्स्ट्रा होता है वो क्या होता है? बच जाता है। तो अब ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको क्या किया जाता है? ये इंसुलिन क्या कर देता है? किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में बदल देता है, ठीक है। तो इससे हमारे शरीर में क्या रहती है? शर्करा की मात्रा क्या होगी? बनी हुई रहती है। अगर मान लो ये इंसुलिन नहीं हो तो ये शर्करा किस में चेंज नहीं होगी? ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होगी। और ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होगी तो रक्त में किसकी मात्रा बढ़ेगी? शर्करा की, यानी शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। तो जिन व्यक्तियों में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है उस रोग को हम क्या कहते हैं? डायबिटीज़ का पेशेंट कहते हैं, या मधुमेह रोग के नाम से इसको जानते हैं ना। तो डायबिटीज़ रोग जो होता है उसका वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? पेशेंट हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आंसर इज डायबिटीज़ रोग होता है। अब ये जो ग्लाइकोजन बना है, यानी इस शर्करा को इंसुलिन ने किस में बदला? ग्लाइकोजन में। ये क्या होता है? पानी में अविलेय होता है, मिक्स नहीं होता, और ये यकृत के अंदर संग्रहित रहता है। आ रही है बात समझ में?
इस ग्लाइकोजन के निर्माण की वजह से हमारे शरीर के रक्त में शर्करा की मात्रा क्या होती है, बैलेंस रहती है। अगर ये इंसुलिन नहीं होगा तो क्या होगा, शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि ये ग्लूकोज किस में चेंज हो जाए, ग्लाइकोजन के अंदर चेंज हो जाए। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा हार्मोन था ग्लूकेगोन, जो कि किसके द्वारा रिलीज किया जा रहा था, अल्फा कोशिकाओं के द्वारा, है ना। अल्फा कोशिकाएं जो है वो किसका निर्माण कर रही थी, ग्लूकेगोन का। अब ये ग्लूकेगोन क्या कर रहा है, हम लोग भोजन कर रहे हैं लेकिन हम ऐसा भोजन कर रहे हैं जिससे हमको क्या नहीं मिल रही, ये ग्लूकोज नहीं मिल रही। तो हमारे शरीर को ऊर्जा के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एटीपी के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एटीपी के लिए हमें ग्लूकोज चाहिए, तभी हमारे पास क्या बनेगा, एटीपी का निर्माण होगा। तो जब हम ऐसा भोजन खा रहे हैं, जब हम उस भोजन से हमें ग्लूकोज नहीं मिल रही, तो अभी हमने देखा था कि ये ग्लाइकोजन कहाँ जाके स्टोर्ड हुआ था, यकृत के अंदर जाके संग्रहित हुआ था। तो जब भोजन में हमको ग्लूकोज नहीं मिल रहा, तो ऐसी अवस्था के अंदर ये यकृत में उपस्थित ग्लाइकोजन है, उसको ये ग्लूकेगोन क्या कर देता है, ग्लूकोज में बदल देता है, और ये ग्लूकोज से हमको क्या मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से दोनों ही जो हमारे हार्मोन है वो बहुत ही उपयोगी है। तो ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अग्नाशय ग्रंथि का।